Hello everyone, I am Sapna. My all videos are related to the computer science chapter 12th class computer science RPSC. Okay, so 5 chapters we have completed. This is 6th chapter beginning with C++. Structure of C++ program. A C++ program contains 4 sections as shown in figure. These sections may be placed in different source files and they compiled independently or jointly. So first one is include files, means preprocessor directives. Then class declaration and member function. The class is क्या होती है? Class is a user defined data type which has data members and member functions, and member functions are those functions used to manipulate these functions. Okay, ठीक है ना. फिर main function, main is a very main function, comes only in once in a program. Okay, as the name suggests, main, so it is a main function. Compiler starts its execution by reading the main function. Then simple A C++ program. द फॉलोइंग C++ प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो वर्ड. एक प्रोग्राम बनाया जो कि प्रिंट करेगा हेलो वर्ड. ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. आईओ स्ट्रीम इज़ अ हेडर फाइल. अभी तक जो हमने देखी थी वो कोनियो एंड stdio.h देखी थी. अब हम देख रहे हैं आईओ स्ट्रीम. आईओ स्ट्रीम क्यों लिए? क्योंकि हम C++ कर रहे हैं और इसमें हमने सी आउट यूज़ किया है. वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? सी में प्रिंट है. सी आउट इंट मेन तक तो सेम है. फिर उसके बाद सी आउट हेलो वर्ड. सी आउट और आपका सी आउट के साथ साइन और हेलो वर्ड लिख दिया. जो भी हम डबल कोर्स में लिखते हैं अच्छी तरह जानते हैं कि वो एज इट इज़ आता है. रिटर्न ज़ीरो. कोई भी फंक्शन नहीं बना हो, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही तो रिटर्न ज़ीरो. तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ड. ठीक है. फिर प्रोग्राम फीचर्स. प्रोग्राम फीचर्स बताएं. Like C, the C++ program is collection of the function. Every C++ program must have a main function. Like C, the statement terminate with semicolon. ठीक है. सब सारा आपको बता रखे हैं सारे रूल्स. ठीक है. अब आते हैं कमेंट्स. डबल स्लैश इज़ यूज टू कमेंट अ सिंगल लाइन. अगर हमको किस प्रोग्राम के बीच में कुछ बताने के लिए फॉर द प्रोग्रामर यूज़र हम लोग कमेंट देना चाहते हैं, जैसे कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है कि जो फंक्शन है वो सामने लोग कैसे पता चलेगा कि कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो किस लिए काम में लिया है, तो उन्होंने कमेंट दे दिया. तो जब कमेंट अगर एक सिंगल लाइन कमेंट दे रहे हैं तो वो डबल स्लैश लेके यहाँ कमेंट लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ यूज फॉर एंड सो है ना. और अगर आपको लगता है कोई मल्टी लाइन है तो आप ऐसे करके और यहाँ अपना कमेंट लिख के और यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हो. कंपाइलर डज नॉट एग्जीक्यूट द कमेंट्स. ओके. सो IO stream file. The statement preceded with the hash symbol are called preprocessor directive statement. They are placed at the beginning of the C++ program. The preprocessor processes these type of statement before the program is handed to the compiler. The hash include IO stream statement add the content of the IO stream file to the program. It contains the declaration of identifier cout and the insertion operation. cout के साथ आपको ये जो साइन लगाएं लेस देन के 2 बार, दिस इज़ इंसर्शन ऑपरेशन लगाना ज़रूरी है. ठीक है. सेम हैश इंक्लूड लिया है. हैश इंक्लूड मतलब टेल्स की प्रीप्रोसेसर जो आपका डायरेक्टिव है, टेल्स विच फाइल वी आर विच हेडर फाइल वी आर यूजिंग इन अ प्रोग्राम. ओके. आफ्टर दैट इंसर्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं cout इंस्टेड ऑफ printf वी आर यूजिंग हेयर सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगता है. इट डिफाइंस नेम स्पेस स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर यूज इन द प्रोग्राम. टू यूज नेम स्पेस स्कोप वी राइट यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन. std क्या है? नेम स्पेस है वेयर C++ स्टैंडर्ड क्लास जो लाइब्रेरी जो डिफाइन करते हैं वहाँ का. फिर कंपाइलिंग कैसे होती है कि अकॉर्डिंग टू द आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से वो कंपाइलिंग करता है. द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग कैसे होगा? अगर आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया हुआ तो कमांड G++ इज़ यूज टू कंपाइल एंड लिंकिंग. कैसे? G++ abc.cpp. G++ command compile the program written in abc.cpp. The compiler produce an object file abc.o and then automatically link the library function to produce an executable file. वो एक ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल बनाता है और फिर लाइब्रेरी फंक्शंस को प्रोड्यूस करता है. क्यों? एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए. द एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम इज़ a.out. जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? मतलब प्री डिफाइंड a.out. अगर हम MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में,
तो टर्बो C++ एंड बोर्डलैंड C++ कंपाइलर प्रोवाइड इंटीग्रेटेड development environment under MS-DOS. They provide a built-in editor with file, edit, compile and run options. Built-in means पहले से already बना हुआ file option to create a save and source file. Edit means edit करना उसको source file को. Compile means compile the program. Run means to compile, link and run the program in one step. Now the second topic is tokens. What are the tokens? The smallest individual unit in a program. क्या कहलाती है? टोकन कहलाती है. कौन कौन से टोकन्स बताए हैं उन्होंने? फर्स्ट है की वर्ड, फिर आइडेंटिफायर, फिर कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग. फर्स्ट इज की वर्ड. दीज आर द रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग कैन नॉट बी चेंज बाय द प्रोग्रामर. कुछ रिजर्व वर्ड्स सी अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है हमको, जिसको कि हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते. उसको हम सिर्फ प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे लिए हम जो यूज़र डिफाइन यूज़ कर रहे हैं, कुछ डेटा टाइप, कुछ मतलब कोई वेरिएबल, तो हम उसके लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दे आर फिक्स्ड. किससे? C++ से. दीज वर्ड्स कैन बी यूज. हाँ ठीक है. कॉन्स्टेंट और अदर डिफाइंड प्रोग्राम एलिमेंट. द कंप्लीट लिस्ट ऑफ C++ इज शोन. देखो ये दे रखी है इन्होंने कि ये आपकी लिस्ट है, इसमें से आप कोई भी वेरिएबल को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे मेरे को A+B करना है, A+B ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, A+B की जगह ले लिया इंट प्लस स्टैटिक वेरिएबल ले लिया. इसमें वैल्यू दे दी 5, इसमें दे दी 6, तो आंसर 11 नहीं आएगा, वो एरर प्रोड्यूस करेगा. क्यों? क्योंकि ये जो हैं कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, फिक्स बाय द C लैंग्वेज, रिजर्व बाय द C लैंग्वेज. ये कीवर्ड्स हैं, इनको हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते. फिर आगे आइडेंटिफायर. द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, क्लासेस, जो भी चीज़ हम बनाएंगे, चाहे वेरिएबल डिक्लेयर करें, चाहे फंक्शन बनाएं, एरे यूज़ करें, क्लासेस बनाएं, उनका कोई नाम तो रखेंगे ना. उन नाम को हम एज आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं. वेरिएबल्स उसको कहते हैं आइडेंटिफायर्स. दैट आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स. ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड फॉर नेमिंग दीज आइडेंटिफायर्स. सभी लैंग्वेजेस के अपने अपने रूल्स होते हैं. यहाँ पे क्या रूल बता रहे हैं कि ओनली अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर, डिजिटल एंड अंडरस्कोर आर अलाउड. आपको सिर्फ क्या क्या अलाउ कर सकते हो? ये सब अलाउ कर सकते हो, या तो अल्फ़ाबेट हो, या डिजिट्स हो, या अंडरस्कोर हो, या ठीक है. नेम कैन बिगिन विद. आपका जो नाम वेरिएबल का स्टार्ट होगा वो किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है. जैसे आपने लिख दिया 5A, ले दिया किसी वेरिएबल का नाम, वो इनकरेक्ट है. अगर A5 दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ऑलवेज स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट. अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. तो हमको प्रोग्राम किस में लिखना है? ऑलवेज लोअर केस में लिखना है. अपर केस और लोअर केस जो है वो दोनों क्या है, हमारी ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल. नहीं, वो हमने भी ऊपर देखा है कि हम कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं. कांस्टेंट, जो वैल्यू फिक्स होती है, जो कि रन टाइम पे भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, दैट इज़ कांस्टेंट. ठीक है. आगे चले, देखो basic data types. Now next topic is basic data type. Which type of data we are using in a program is called data type. कैसा होता है data type? तो वही होता है जो हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, इसके अलावा और कोई होता नहीं है. जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो किसी भी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, वो टेक्स्ट हो गया. और सेकेंड होता है नंबर्स. ठीक है. उसके अलावा और कोई ऐसा डाटा नहीं है जो हम भी अपनी लाइफ में यूज़ करें, तो हम प्रोग्राम भी उसी डेटा टाइप में बनाएंगे. तो ये हमारे डेटा टाइप्स आ गए. बेसिक डेटा टाइप्स, यूज़र डिफाइन एंड डेराइव डाटा. बेसिक में इन्होंने बताया इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड. यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड एनुमरेशन. और डिराइव्ड में एरे, पॉइंटर, फंक्शन एंड references. These all are the data types. The basic data types may have various modifiers which are placed before them except the void data type. The modifiers may be applied to characters and integer basic data type. The modifier long can also be applied to double. The list modifier देखते हैं. modifier बता रहे हैं कि हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं डेटा टाइप से पहले, वो void को छोड़ के. वो क्या उन कौन से हैं? signed, unsigned, short and long. The list of all combination of the basic data types are modifiers along with their size. ठीक है. जो आपकी लिस्ट है डेटा टाइप्स के ऊपर देखिए आपने, वो क्या हैं, उनके साइजेस भी इन्होंने शोन किए हुए, दिखाए हुए हैं कि करेक्टर होगा तो हमारे पास बाइट्स कितने स्टोर कर सकते हैं? 1 बाइट कर सकते हैं. इंट होगा तो 2 बाइट कर सकते हैं. फ्लोट होगा तो 4 बाइट कर सकते हैं. ठीक है. इनके आगे बस ने लगा दिया. अगर मैं इंट यूज़ कर रही हूँ, शॉर्ट, कम डेटा चाहिए, तो मैंने 1 शॉर्ट लगा दिया इंट के पहले. ठीक है ना. मॉडिफायर्स की बात होती है ऊपर अभी.
तो अब मैंने क्या किया, इंट में अनसाइंड लगा दिया, इंट में साइंड लगा दिया, तो ये मेरे प्रोग्राम में अगर मैं मॉडिफायर्स यूज़ करना चाहती हूँ तो उसको कर सकती हूँ। स्ट्रक्चर्स, बेसिक डेटा टाइप्स आर नॉट सफिशिएंट टू हैंडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जो डेटा टाइप्स हमको C++ प्रोवाइड कर रही है वो एक्चुअली हमारे हिसाब से सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में हम अलग अलग तरह के बिजनेसेस करते हैं, काम करते हैं, अपना डेटाबेस बनाते हैं, तो उसके हिसाब से हमको लगता है कि ये चीज़ भी इसमें होनी चाहिए थी, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसमें ये भी होना चाहिए था, इसमें ये भी होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से C हमको क्या प्रोवाइड करती है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब हम लोग अपने तो बना ही रहे हैं जो कि हमको लाइब्रेरी ने दिए हैं, हम अपने भी खुद के अपने हिसाब से भी डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। अ स्ट्रक्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स एंड अदर डेटा टाइप्स आर, इसका सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर का नेम है, डेटा टाइप मेंबर 1 2 1 स्टेटमेंट्स करके फिनिश्ड। हम एग्जांपल लेते हैं इसका कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टूडेंट विच हैज़ सेवरल एट्रीब्यूट्स सच एज नेम, उसके एक स्ट्रक्चर बनाना, उसमें हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं, जैसे कि नेम है, एज है और परसेंटेज है। तो स्ट्रक्चर की जगह उसको हम कौन सा कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्ट, और उसके आगे स्ट्रक्चर का नेम, जो भी हम नेम लेना चाहते हैं, ब्रेसेस स्टार्ट, फिर करेक्टर नेम, नेम है तो ऑटोमेटिकली वो तो करेक्टर में आएगा ना टेक्स्ट में, तो वो करेक्टर कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया, करेक्टर। साइज़ हमने दे दिया 20। एज हमारी क्या है, नंबर में होगी तो वो इंट ले लिया। परसेंटेज मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जो है नहीं हो सकता ऐसा कि हमेशा ही आपके राउंड फिगर में आंसर है, ठीक है ना, आपका फ्रैक्शन पार्ट में भी मतलब डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। तो हमने क्या लिया इसके लिए, फ्लोट लिया। ओके, ये हमने ले लिए, डिक्लेयर कर दिए सारे। उसके बाद हमने लिखा स्ट्रक्ट, जो कि हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है ऊपर, स्टूडेंट 1 एंड 2। हेयर स्टूडेंट 1 एंड 2 क्या है, वेरिएबल्स ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। अब आ गया यूनियन। यूनियन में बता रहे हैं कि यूनियन इज ए सिमिलर टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से जैसा ही है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द सम ऑफ द साइज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर टाइप्स, while the size of the union type is equal to the size of its largest number type। okay? मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर में जो है वो स्ट्रक्चर टाइप इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द साइज़ ऑफ द, जो आपकी आपने जितने डेटा टाइप यूज़ किए हुए हैं उनका जो सम है, उनके जो रेंज का ना, रेंज बताई थी ना आपको, उनका जो सम है साइज़ का, उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर जो है जगह देता है मेमोरी लोकेशन में। लेकिन यूनियन में कैसे देता है कि आपने जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर दे रखा है और आप फ्लोट जैसे सबसे बड़ा बाइट्स यूज़ स्टोर कर सकता है मेमोरी लोकेशन में, तो वो उसके हिसाब से देगा आपको, जो सबसे बड़ा होगा ना उसके हिसाब से मेमोरी लोकेशन देगा। उसमें तो क्या था, जितने आपके इंडिविजुअल थे सबका टोटल करके उसके हिसाब से ओके आपको मेमोरी में लोकेशन दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रहा है आपको यूनियन में कि जो सबसे लार्जेस्ट है ना आपका डेटा टाइप, उसके हिसाब से आपको स्पेस देगा। देखो यूनियन क्या बनाया इसने, एक आइटम, इंट में लिया m, फ्लोट में लिया x, करेक्टर में लिया c, और उसका एक वेरिएबल लिया आइटम 1। दिस डिक्लेयर्स अ वेरिएबल आइटम 1 ऑफ टाइप आइटम। दिस यूनियन कंटेन्स 3 मेंबर्स, ठीक है, और हाउएवर ओनली वन ऑफ देम कैन बी यूज एट ए टाइम। अभी मैंने बताया आपको जो सबसे बड़ा होगा पहले वो यूज़ होगा। तो द वेरिएबल आइटम 1 जो है, आइटम 1 जो है विल ऑक्यूपाई 4 बाइट्स इन मेमोरी, क्योंकि लार्जेस्ट साइज़ क्या है, फ्लोट है। फ्लोट का कितना साइज़ होता है, 4 बाइट्स। तो सबसे पहले वो उसको यूज़ करेगा, 4 बाइट्स देगा मतलब मेमोरी के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में वेरिएबल x। इफ़ वी डिफाइन आइटम एज ए स्ट्रक्चर देन द वेरिएबल आइटम 1 विल ऑक्यूपाई 7। क्यों? क्योंकि देखो फ्लोट के 4 थे और इंट के कितने थे, कैरेक्टर के कितने थे, आपने ऊपर अभी देखे, उन तो सबका सम करके कह रहा है कि 7 जो है आपको मिलेंगे। ओके, किसमें, स्ट्रक्चर में, यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 यूनियन में। वी कैन से द यूनियन इज़ द मेमोरी एफिशिएंट अल्टरनेटिव ऑफ स्ट्रक्चर। Next one is class. Class is an important feature of C++. Just like an other basic data type, class type variables can be declared. The class type variables are called objects. जैसे according to syllabus of 12th class we are reading, so we will discuss about chapter 9. Okay. Enumerated data type. It is a way of attaching names of numbers. The enum, enum keyword assign, अगर हमको ये यूज़ करना होता है डेटा टाइप तो हम एनएम कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और टू असाइन द 0 1 2 एंड सो ऑन इन द लिस्ट।
एक्चुअली क्या होता है कि आपके ये डेटा टाइप जो एनुमरेटेड is a user defined data type which can be assigned some limited values assigned by the programmers. Okay, so for example we can take an example for this कि we create a variable gender, okay, with values male and female. If any other value is assigned other than male and female, then it is not appropriate. In this situation, one can declare enumerated type in which only male and female values are असाइंड. ठीक है, आगे चलते हैं. डिराइव डेटा टाइप एरे. एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया एरे. अब एरे का वीडियो मैं आपको पहले अपलोड कर चुकी हूँ, फिर भी आप देखो. एरे मीन्स क्या बनाया उसने, इंट तो लिया डेटा टाइप, ये लिया एरे का नाम और ये लिया एरे का साइज़. ये आपको कंपाइल टाइम एरे हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि 5 वैल्यूज़ देनी है, 2, 7, 8, 9 and 11. Here the numbers in array of the size 5 containing the 5 elements. ठीक है. Function. A function is a part of a program which is used to perform a task. Dividing a program in function is one of the major principle of structured programming language. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है अगर प्रोग्राम बनाया जाता है तो कहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स कम करने के लिए हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में रिड्यूस कर सकते हैं. प्रोग्राम के को ऐसे ब्लॉक्स में बनाते हैं कि हमको जो प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है ना, प्रोग्राम के साइज़ को रिड्यूस कर दे. ओके, सो इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ प्रोग्राम बाय कॉलिंग एंड यूजिंग द डिफरेंट प्लेसेस एट द प्रोग्राम. ओके, next one is pointer. A pointer is a variable which is used to store the address of another variable. Pointer is a variable. Pointer is a variable which is used to store the address. Okay, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रखा है इसने. कौन से वेरिएबल का कर रखा है, इस वेरिएबल का है, और इस वेरिएबल में भी कोई वैल्यू होगी. ठीक है, मतलब ये है कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया था r, उसमें हमने 10 वैल्यू दी थी और r जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा. वो कहाँ तो स्टोर है, सपोज 1001 में, और 1001 कहाँ है, a में. तो डायरेक्टली अगर हमको करना होगा तो हम यहाँ से वैल्यू को कॉल करेंगे. ठीक है, और इनडायरेक्टली मतलब एड्रेस के थ्रू करना होगा तो हम कहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे. ठीक है ना, तो दिस इज़ पॉइंटर. सो देखते हैं, सोचते हैं कि एक वेरिएबल है x. ठीक है, एंड द वैल्यू इज़ 10 and this value must be stored somewhere in the memory, right? A memory space is allocated for each variable that hold the value of the variable. This memory space has an address. जैसे we live in a house and our house has an address which help other people to find our house. So this is pointer. Next topic is reference type. A variable of reference type is called reference variable. It provides an alternative name for the previous. हमने कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रखा है उसके लिए अगर हम कोई वेरिएबल ये ले रखा है i = 6 और फिर लिख देते हैं हम कोई और वेरिएबल लेके r = i, तो जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसका ही कोई अल्टरनेटिव नाम दे के हमने एक और वेरिएबल बना दिया, दैट इज़ r. तो क्या होगा कि जब भी हम r को यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी. ठीक है ना. ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, एम्परसेंट साइन. अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस टाइप बाय पुटिंग एम्परसेंट साइन इन डिक्लेरेशन. क्लियर ना. आगे क्या है, फिर बताया उन्होंने कि x जो है एक वेरिएबल है और y जो है उसका रेफरेंस टाइप है. तो जब उन्होंने x को प्रिंट करवाया तो वैल्यू वही आएगी जो आपने पहली बार में दी होगी, y में भी सेम आएगी. ठीक है, तो वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी थी, 5, तो दोनों का आंसर 5 आएगा. अगर वो x में +5 कर देते हो तो ऑटोमेटिकली y में भी +5 हो जाएगा, तो दोनों का आंसर आएगा 15. ठीक है ना. फिर है टाइम कंपेबिलिटी. C is very strict to type compatibility as compared to C. Int, short int and long int and 3 different types. They must be typecast when their values are assigned to them one another. For an operation, the type of operands must be type compatible with the operation. There are 2 mechanisms to achieve टाइप कंपेबिलिटी, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. क्या होता है, समय समय पर हमारे एप्लीकेशन में एक प्रकार के डाटा को किसी दूसरे प्रकार के डाटा में कन्वर्ट करने के बाद उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है ना, तो वो कन्वर्जन होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. तो कंप्यूटर में जब भी कोई
एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइलर कभी भी दो अलग अलग तरह के डेटा टाइप के बीच किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि यदि दो अलग अलग टाइप के डेटा के बीच किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो तो वो कर देता है। क्या करता है कंपाइलर? अपने ही लेवल पर लोअर रेंज की डेटा को हायर रेंज की डेटा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, i इक्वल्स टू 10, ठीक है। उसमें हमको वैल्यू प्लस करवानी है 15 प्लस 5। दोबारा देखते हैं, 10, एक मिनट, हाँ 10 प्लस 15.5, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो इंटीजर हो गया और ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। अब अगर इसको प्लस करेंगे तो वो क्या करेगा? ये लोअर लेवल वाले को, इंटीजर छोटा होता है ना इसका साइज़, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आंसर लिख ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे लेगा? 10.0 प्लस 15.5। अब आंसर कैसा आएगा? आंसर भी फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? इम्प्लिसिट, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट को एग्जांपल देके देखते हैं पहले। अगर हमने क्या लिया, एक इंट के अंदर एक वेरिएबल लिया रिज़ल्ट, एक ले लिया a, एक ले लिया b, और हमने एक्सप्रेशन नीचे हमने क्या करवाया कि रिज़ल्ट जो है उसके अंदर क्या स्टोर कर दे? a डिवाइडेड बाय b। इसका मतलब क्या हुआ? a की वैल्यू को वो b से डिवाइड कर दे, ठीक है ना। हियर रिजल्ट विल स्टोर, रिजल्ट जो अपना वेरिएबल है विल स्टोर आंसर इन एन इंटीजर फॉर्मेट। द वेरिएबल result loses its meaning because it does not contain the fraction part which is normally obtained in a division of two number, ठीक है ना। दो नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो राउंड फिगर में ही आए, फ्रैक्शन पार्ट में भी आ सकता है। टू फोर्स दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इन सच सिचुएशन वी यूज़ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एंड द लास्ट वन इन दिस चैप्टर इज़ कि डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। वो बता रहे हैं कि इन C++ हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को स्टार्टिंग में, पर हमें यहाँ पे ये भी ऑलरेडी हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट इट, देखो आई एम रीडिंग, बट इट ऑल्सो अलाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है इसको, ये ठीक है, और फिर उन्होंने यहाँ पे भी कर दिया, कहीं पे भी आप कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ कंप्लीटेड।